तो नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, फरीવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપની પોતાની YouTube ચેનલ એટલે કે યોગી ગુજરાતી પર। મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 હિન્દી વિષયનું બીજું ચેપ્ટર એટલે કે સેકન્ડ ચેપ્ટર બૂઢી કાકી નો વિસ્તૃત આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ। સાથે સાથે બોર્ડ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો, એમાંથી નીકળતું વ્યાકરણ અને સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ બધું જ એક જ વિડીયોમાં તમને મળી જવાનું છે। સૌથી પહેલા આપણે ચેપ્ટરને સમજશું, ચેપ્ટરનો જે ઇન શોર્ટમાં આપણે ચેપ્ટર સમજશું એટલે કે ચેપ્ટરની જે મેન સ્ટોરી છે, જે આપણને પરીક્ષાની અંદરથી એમાંથી જે પૂછાઈ શકે એવું છે એ પાર્ટ હું તમારી સામે રજૂ કરી દઈશ। ત્યાર પછી એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને આઈએમપી જે વ્યાકરણ છે, જે આईएमपी अन्य बोर्ड परीक्षा लक्षी आईएमपी प्रश्नों છે એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ। तो सबसे पहले बच्चों हम बूढ़ी काकी चैप्टर को समझते हैं। बूढ़ी काकी के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। याद रखना, बूढ़ी काकी के लेखक कौन है तो नाम आएगा प्रेमचंद। और प्रेमचंद हिंदी भाषा के उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद हिंदी भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं, या फिर हिंदी भाषा में उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा में उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। और उसी उपन्यास सम्राट यानी कि प्रेमचंद की एक कहानी जो हमारे अभ्यास में है, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। तो बूढ़ी काकी के लेखक का नाम है प्रेमचंद और बूढ़ी काकी का साहित्य प्रकार है कहानी। याद रखना, इसका साहित्य प्रकार क्या है? कहानी इसका साहित्य प्रकार है। बूढ़ी काकी चैप्टर में हमारे समाज के ऐसे वृद्ध लोगों के बारे में बात की गई है जिसको अपने ही बच्चे घर से निकाल देते हैं, या फिर परिवार के जो लोग होते हैं वो वृद्धों को संभालते नहीं है, उसको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और जो वृद्धों की, हमारे समाज के जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उसकी जो दयनीय दशा हो रही है, उसकी यहाँ पर पीड़ा, उसका दुख प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम उसकी स्टोरी समझ लेते हैं। बूढ़ी काकी इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। तो बूढ़ी काकी उसी के नाम से ही चैप्टर का नाम भी वही रखा गया है। तो बूढ़ी काकी के बारे में हम पहले परिचय देख लेते हैं। तो बूढ़ी काकी जिसके पति का काफी साल पहले अवसान हो गया है, जिसके पति का काफी सालों पहले देहांत हो गया है, और उसके बच्चे भी तरुण होकर चल बसे। तरुण यानी एक अवस्था होती है, एक उम्र है जो 13 साल से 17 साल के बीच के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको तरुणावस्था बोलते हैं। तो बूढ़ी काकी के पति का अवसान हो गया था और उसके बच्चे जो थे वो भी तरुण होकर चल बसे थे, यानी कि उसका भी देहांत हो गया था। तो बूढ़ी काकी एकदम दुखी थी। अब बूढ़ी काकी के परिवार में कोई बचा न था सिवाय उसका एक भतीजा जिसका नाम होता है बुद्धिराम। बूढ़ी काकी के परिवार में कोई बचा नहीं था। कौन बचा था? केवल उसका भतीजा जिसका नाम है बुद्धिराम। बाकी जो कोई उसका पति, उसके बेटे, सब का देहांत हो गया था। अब उसके परिवार में एक ही व्यक्ति बचा था, और वो कौन था? उसका भतीजा बुद्धिराम। और बूढ़ी काकी की भी उम्र हो गई थी और वो भी, उसका पूरा शरीर काम करना बंद हो गया था। उसके शरीर के सभी अंगों ने जवाब दे दिया था। जवाब दे देना एक मुहावरा है, यानी कि काम करते बंद हो जाना या फिर नष्ट हो जाना। मुहावरा है जवाब दे देना, यानी काम करते बंद हो जाना या फिर नष्ट हो जाना। तो बूढ़ी काकी के पूरे शरीर ने जवाब दे दिया था। उसके हाथ पैर चल नहीं रहे थे। उसकी सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है वो भी काम करती, अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी। उसकी एक ही इंद्री काम कर रही थी और वो थी स्वादेंद्री, यानी कि उसकी जीभ, उसकी टंग जो थी वो सबसे शक्तिशाली बन गई थी। यानी कि बूढ़ी काकी को केवल और केवल स्वादिष्ट खाना चाहिए, उसको और कोई इच्छा अब जीवन में बाकी नहीं रह गई थी। बूढ़ी काकी के जीवन में एक ही इच्छा बाकी रह गई थी, और वो इच्छा थी उसको स्वादिष्ट खाना चाहिए। बूढ़ी काकी के परिवार में कोई बचा नहीं है, इसलिए बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे जिसका नाम है बुद्धिराम, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद बुद्धिराम के नाम लिख दी। और जब जायदाद लिखवा रही थी ना, तब बुद्धिराम ने बड़े बड़े अच्छे वादे किए कि काकी मैं आपको अच्छी से अच्छी तरह से रखूंगा, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं मेरे साथ ही रखूंगा। और उसी प्रकार से बुद्धिराम ने
ने बूढ़ी काकी को सब्ज बाग दिखाई। बार बार पूछे जाने वाला यह मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना इसका मतलब होता है झूठे सपने दिखाना। सबसे ज्यादा यह मुहावरा पूछा गया है सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब होता है झूठे सपने दिखाना। तो बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को सब्ज बाग दिखाया यानी कि झूठे सपने दिखाए और उस बूढ़ी काकी की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और बाद में बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को एक कोठरी में रख दिया। उसकी कोई परवरिश नहीं कर रहा था, उसकी कोई खातिरदारी नहीं कर रहा था, यहां तक कि बूढ़ी काकी को दिन भर का खाना भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। इतनी दयनीय दशा बूढ़ी काकी की हो गई थी और बूढ़ी काकी बार बार चिल्लाती थी, बार बार रोती थी। बार बार पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है, याद रखना कि बूढ़ी काकी कब रोती थी और कैसे रोती थी। याद रखना 4 स्थान पर 4 बातें हमें लिखनी होगी। कौन कौन सी? बूढ़ी काकी कब रोती थी तो 4 प्रकार से, खास प्रकार से रोती थी। जब उसकी इच्छा के विरुद्ध में, उसकी इच्छा के प्रतिकूल कोई वर्तन होता तब वो रोती थी। दूसरा, उसके खाने का समय टल जाता तब वो रोती थी, यानी कि उसके खाने का समय हो जाता और फिर भी उसको खाना नहीं मिलता तो वो रोने लगती थी। तीसरा, उसके खाने की मात्रा कम हो जाने पर वो रोती थी। मात्रा यानी कि प्रमाण, उस जितनी क्वांटिटी में, जितने प्रमाण में उसको खाना चाहिए उससे कम उसको खाना मिले तो वो रोने लगती थी। और चौथा, याद रखना, घर में कोई चीज आए और घर में कोई खाने की चीज आए और बूढ़ी काकी को न मिले तब वो रोती थी। और खास याद रखना, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? बूढ़ी काकी चिल्ला चिल्ला कर रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यह मुख्य परिचय हुआ बूढ़ी काकी के बारे में। तो बूढ़ी काकी की बड़ी ही दयनीय दशा हो गई है, बड़ी पीड़ा है उसको केवल और केवल खाने के सिवा कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इतनी अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम को दे दी है बूढ़ी काकी ने। भी बुद्धिराम उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है, बड़ी कठिनाई से उसको दिन भर का खाना भी नहीं देता और इतनी मुश्किल परिस्थिति में बूढ़ी काकी रह रही है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। काकी का दुख हमने देखा कि उसको अच्छी तरह से खाना भी नहीं मिलता है। कोई उसके जो बच्चे, बुद्धिराम के जो बच्चे थे, क्योंकि हम सब हमारे माँ बाप से सब कुछ सीखते हैं, हमारे दादा दादी की उसको सम्मान देना, ये सब हम हमारे माता पिता से देखते थे, माता पिता से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर बुद्धिराम और उसकी पत्नी जिसका नाम है रूपा, बुद्धिराम की पत्नी का नाम है रूपा, वो दोनों बूढ़ी काकी को सम्मान नहीं देते, इसलिए बच्चे भी बूढ़ी काकी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। कोई उसको चिमटा काट कर चला जाता है, कोई बूढ़ी काकी के ऊपर कुल्लिया कर देता है, लेकिन बूढ़ी काकी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वो उसके पीछे जाकर उसके पीछे दौड़ भी नहीं सकती थी, बस केवल गला फाड़ फाड़ कर, यानी कि बड़ी बड़ी आवाज में गला फाड़ फाड़ कर रोना, यानी कि बड़ी आवाज में रोना। वो बड़ी आवाज में रोती थी, लेकिन सबको पता था कि बूढ़ी काकी कब रोती है, जब उसको खाने का समय टल जाता, कम मात्रा में खाना मिलता, तब ही वो रोती थी। इसलिए उसके रोने के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता। ये ऐसी दुखद परिस्थिति में बूढ़ी काकी जी रही है। उसी में काकी से अनुराग रखने वाला बुद्धिराम के परिवार में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसको काकी से प्यार था, काकी से अनुराग था। और वो कौन था? तो याद रखना, वो थी बुद्धिराम की छोटी बेटी जिसका नाम है लाडली। बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली, उसको काकी से क्या था? अनुराग था। एक वाक्य में या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बुद्धिराम के परिवार में बूढ़ी काकी के प्रति किसको अनुराग था? अनुराग यानी प्यार, सहानुभूति किसको था? तो बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली, उसको अनुराग था। पर वैसे देखा जाए तो यह अनुराग बूढ़ी काकी के प्रति लाडली को अनुराग क्यों हो गया था? क्योंकि लाडली के जो 2 बड़े भाई थे वो बड़े शरारती थे और लाडली को अच्छी तरह से उसको खाना नहीं खाने देते थे। अपने हिस्से की मिठाई, अपने हिस्से का चबेना वो खा नहीं सकती थी, इसलिए छिपकर लाडली है वो बूढ़ी काकी के पास चली जाती थी और बूढ़ी काकी के पास बैठकर बड़ी ही शांति से वो खाती थी। और इसीलिए बूढ़ी काकी लाडली के लिए रक्षागर बन गई थी। रक्षागर यानी सुरक्षित स्थान, शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है। सुरक्षित स्थान उसको
एक शब्द में कहते हैं रक्षागर। तो बूढ़ी काकी का सानिध्य, बूढ़ी काकी के पास बैठकर लाडली को बड़ा सुकून मिलता है। और थोड़ा बहुत वैसे देखा जाए तो क्योंकि बूढ़ी काकी भी खाने के लिए ही जी रही है, खाने के अलावा बूढ़ी काकी में अब कोई इच्छाएं बाकी नहीं है, इसलिए लाडली को अपने हिस्से का जो खाना है उसमें से थोड़ा बहुत बूढ़ी काकी को देना पड़ता। लेकिन उसके जो बड़े भाई शरारती है वो तो सब कुछ ले जाते। इससे तो अच्छा है कि बूढ़ी काकी को थोड़ा सा दे देती है और बाद में लाडली अच्छे से खा सकती है। और शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन बाद में बूढ़ी काकी और लाडली के प्रति बड़ा अच्छा संबंध हो जाता है। और एक दिन बुद्धिराम के बड़े बेटे जिसका नाम है सुखराम, आपकी टेक्स्ट बुक में शायद मुखराम होगा, वैसे देखा जाए तो उसका नाम है सुखराम। बुद्धिराम के बड़े बेटे जिसका नाम है सुखराम, उसका तिलक था। उसके घर में, बुद्धिराम के घर में बड़ा ही अच्छा शुभ प्रसंग आया है। और कौन सा शुभ प्रसंग है? तो बुद्धिराम के बड़े बेटे जिसका नाम है सुखराम, उसका तिलक आया हुआ है। और उसमें अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाए जा रहे, बढ़िया से बढ़िया, काफी सारे मेहमानों को बुलाया गया है, अच्छे से अच्छा खाना बनाया जा रहा है। कौन कौन से व्यंजन बन रहे हैं? तो पुड़िया बन रही है, कचौड़ियां बन रही है, खस्ता बन रहे हैं और मसालेदार सब्जियां बन रही है। और इसकी सुगंध जहां पर बूढ़ी काकी रह रही है उसको उसकी सुगंध आती है। वो इस खाने की सुगंध से बूढ़ी काकी एकदम व्याकुल हो जाती है। उसको बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि मैं अपने हाथों में पुड़िया लूं, मैं इस पुड़ियों को खाऊं, मैं कचौड़ियों को खाऊं। कैसी होगी कचौड़िया, कैसी होगी पुड़िया, उसके बारे में अनेक मंसूबे बनाने लगती है, अनेक कल्पना कोठरी में पड़ी पड़ी काकी सोचने लगती है। लेकिन बाहर जा नहीं सकती क्योंकि काफी सारे मेहमान हैं और वो चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि उसको वो रो भी नहीं सकती, उसको भूख लगी है, कोई उसके पास नहीं आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि बूढ़ी काकी के खाने का समय टल जाता तो वो चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर रोती। लेकिन आज रो नहीं रही है। क्यों नहीं रो रही है? तो अपशुकन के डर से, क्योंकि उसके घर में शुभ प्रसंग है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोएगी तो बूढ़ी काकी देखो कितनी समझदार है। बुद्धिराम जितना बूढ़ी काकी का नहीं सोचता, उससे भी अधिक बूढ़ी काकी बुद्धिराम का सोचती है। वो भूख सहन कर रही है फिर भी रो नहीं रही है। क्यों नहीं रो रही है? अपशुकन के डर से वो रो नहीं रही है। आगे का मुद्दा देखते हैं। सुखराम का तिलक, उसके बुद्धिराम के घर में उसके बड़े बेटे सुखराम का तिलक है। काकी का अपमान, पश्चाताप। अब देखो काफी सारे लोग, काफी सारे मेहमान वहां पर आए हुए हैं और बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी इंतजार कर रही है कि कोई आए, मुझे खाना खाने के लिए बुलाए और मैं गर्मा गर्म पूड़िया कचौड़ियाँ खाऊं, उसका आस्वाद लूं। लेकिन कोई उसके पास नहीं आता। बाद में बूढ़ी काकी ने सोचा कि शायद मुझे लगता है कि वो लोग भूल तो नहीं गए, चलो कोई बात नहीं, मैं चलो मैं ऐसा करती हूँ कि कड़ाह के पास जाती हूँ, यानी कि रसोड़े में जाती हूँ और जहाँ पर ये पक रहा है, जहाँ पर ये सब व्यंजन पक रहे हैं, जहाँ पर ये मसालेदार सब्जियों की जहाँ से सुगंध आ रही है, वहाँ पर जाकर मैं उसके सामने ही बैठूँ। और वो चल तो नहीं सकती थी लेकिन रेंगती रेंगती उकड़ू बैठना, ऐसा एक शब्द बार बार आएगा। उकड़ू का मतलब क्या होता है? अपने घुटनों को ऊपर लेकर अपने तलवों के सहारे बैठना, उसको एक शब्द में बोलते हैं उकड़ू बैठना। तो वो नीचे रेंगती हुई, जिसको हम गुजराती में घसड़ाई ने, नीचे जमीन ऊपर धसड़ाई ने આપણે એવું કહી શકીએ। तो वो एकदम उकड़ू बैठकर, गुजराती में આપણે એને ઉભળક બેસવું કહીએ, તમે સમજી શકો। तो वो उकड़ू बैठकर जमीन पर रेंगती हुई वहां तक जाती है और कड़ाह के पास जाकर उसे देखती है। और तभी उसी समय बुद्धिराम की पत्नी रूपा एकदम गुस्से में थी और क्योंकि वो भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी रूपा के ऊपर थी, वो एकदम व्याकुल हो गई थी, कैसे सब इंतजाम करे वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। और उसी समय रूपा की नजर पड़ी बूढ़ी काकी के ऊपर और उसको गुस्सा प्रकट करने का समय मिल गया। उसने जोर से उसको झटका, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसको झटक कर कहती है, अरे तुम्हें तो पेट है या भाड़ है, इतनी देर तक भी तुमसे भूख सहन नहीं कर पाती, न सुनाने का कितना कुछ सुना देती है। अभी तो मेहमानों ने भोजन नहीं किया है, अभी तक तो भगवान को भोग नहीं लगाया गया है और तुम इतनी देर तक अपनी भूख को, इतनी देर तक भी तू इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा न सुनाने का कितना
इतना कुछ रूपा ने बूढ़ी काकी को सुना दिया। बूढ़ी काकी का बड़ा अपमान कर दिया रूपा ने। लेकिन बूढ़ी काकी बाद में वापस अपनी कोठरी में रेंगती हुई जमीन पर उकड़ू बैठकर चलती चलती जमीन पर रेंगती हुई वापस अपनी कोठरी में चली जाती है। लेकिन फिर भी उसको दुख नहीं हुआ। उसको दुख हुआ अपनी गलती समझी कि हाँ, रूपा की बात सही है। देखो बूढ़ी काकी का स्वभाव कितना अच्छा है। वो सोचती है कि हाँ, रूपा सच ही तो कह रही है, अभी तक मेहमानों ने नहीं खाया है तो वो भला हम घर वाले हैं, हम कैसे खा सकते हैं। अभी तक तो भगवान को भोग नहीं लगाया है तो हम कैसे खा सकते हैं। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे इतनी देर तक भी भूख सहन नहीं हो सकी, मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी है। ऐसा ऐसा सोचकर वो समय पसार करने के लिए लेट जाती है, गाना गुनगुनाने लगती है। वो सोचती है, ऐसे में काफी सारा समय पसार हो जाता है और वो सोचती है कि काफी लंबा समय पसार हो गया, अभी भी मुझे कोई खाने के लिए बुलाने नहीं आया, शायद उसको कोई आवाज नहीं आ रही। इसलिए वो बूढ़ी काकी सोचती है कि शायद सब लोगों ने खाना खा लिया होगा और चले गए होंगे। वापस फिर से वो जहां पर ये कड़ाह थे, जहां पर ये रसोई बन रही थी, वहां पर वापस बूढ़ी काकी आने की हिम्मत करती है और फिर से उकड़ू बैठकर रेंगती हुई बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वो वहां पर आती है। लेकिन उसको अच्छी तरह से सब कुछ दिखता नहीं है और वो रेंगती हुई नीचे गिरती है और जहां पर गिरती है वहां पर सब लोग खाना खा रहे थे। इतने सारे मेहमान खाना खा रहे थे और उसके बीच में वहां पर बूढ़ी काकी चली जाती है। उसके ऊपर नजर बुद्धिराम की जाती है। बुद्धिराम देखता है कि बूढ़ी काकी सभी लोगों के बीच में आ गई है और बुद्धिराम को बड़ा क्रोध आ जाता है। उसने बूढ़ी काकी के दोनों हाथों को पकड़कर ऐसे घिसड़कर अपनी कोठरी में धप करके वहां पर फिटकार दिया, उसको फेंक दिया। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के दोनों हाथों को पकड़कर जोर से उसको घसीटा और उसको पटक दिया अपनी कोठरी में। उसको बूढ़ी काकी को कोठरी में ले गए और वहां पर पटक कर उसको फेंक दिया। धप से आवाज आई और कह सकते हैं कि वहां पर बूढ़ी काकी एकदम बेहोश हो जाती है। बाद में क्या हुआ बूढ़ी काकी को कुछ भी पता नहीं है। बाद में मेहमानों ने खाना खा लिया, सभी घर वालों ने भी खाना खा लिया। जो मजदूर थे, धोबी थे, नाऊ थे, जो वहां पर काम करने आए थे, सब ने खाना खा लिया। लेकिन पूरे घर में एक व्यक्ति ऐसी है जिसने खाना नहीं खाया है और वो है बूढ़ी काकी। और दूसरी एक व्यक्ति ऐसी है जिसने भी खाना नहीं खाया है और वो दूसरी व्यक्ति है लाडली। क्योंकि हमें पता है कि बुद्धिराम के घर में लाडली को ही बूढ़ी काकी के प्रति बड़ा अनुराग था और लाडली ने अपने हिस्से का खाना बूढ़ी काकी के लिए बचा कर रखा था। लेकिन अपनी माता के सामने होने के कारण वो उसको देने नहीं जा सकती थी। लाडली मनोमन एकदम व्याकुल थी कि बूढ़ी ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेहमानों ने नहीं खाया तो क्या हुआ, बूढ़ी काकी को पहले खाना नहीं खिला सकते, ऐसा ऐसा सोचती है। और वो निश्चय करती है कि मैं बूढ़ी काकी को खाना जरूर खिलाऊंगी। लेकिन इससे पहले बुद्धिराम और रूपा ने क्या निश्चय किया था, तो बार बार ये जो एक बार रूपा ने बूढ़ी काकी को वहां पर देख लिया था, एक बार बुद्धिराम ने उसको वहां पर देख लिया। इसलिए बुद्धिराम और रूपा ने निश्चय कर लिया था कि अब हम इसकी सजा देंगे, बूढ़ी काकी को सजा देंगे, उसको आज खाना नहीं देंगे। इसलिए खुद लाडली भी, बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली भी बूढ़ी काकी को खाना देने नहीं जाती है। लेकिन खुद लाडली ने नहीं खाया है, लाडली ने अपने हिस्से का खाना बचा कर रखा है कि बाद में मैं बूढ़ी काकी को दे आऊंगी। ऐसे ही रात के 11 बज जाते हैं, सब लोग खाना खाकर चले गए हैं और धीरे धीरे अब सब सो रहे हैं। आंगन में चारपाई के ऊपर रूपा सोई हुई है और रूपा के पास ही लाडली सोई हुई है। लगभग 11 बज गए हैं और धीरे धीरे सब सो जाते हैं। लेकिन अभी भी लाडली को नींद नहीं आ रही। उसको खुशी है कि लाडली को खुशी हो रही है कि सब जो सो जाए, बाद में मैं अपने हिस्से की पूड़िया है, अपने हिस्से का खाना है, वो बूढ़ी काकी को खिलाने जरूर जाऊंगी। उसको बड़ी प्रसन्नता थी और इसी खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही। और कुछ ही समय में रूपा और सब लोग सो जाते हैं। लाडली खड़ी होती है और चुपके से अपने हिस्से का खाना बूढ़ी काकी के पास लेकर जाती है। लेकिन बूढ़ी काकी तो जल्दी अभी ही उठी थी। बूढ़ी काकी को क्या हुआ है कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसे बुद्धिराम ने उसको पटका था तभी से वो बेहोश हो गई थी और अभी ही खड़ी हुई थी। उसको निराश हो गई थी। उसको पता चल गया था कि सब लोग खाकर चले गए हैं, लेकिन उसको कुछ भी खाना नहीं मिला है। उसी समय वहां पर लाडली आती है और लाडली कहती है कि काकी उठिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूं।
बूढ़ी काकी लाडली का उसकी आवाज, उसकी वाणी पहचान लेती है और जल्दी से पूछती है कि क्या तुम्हारी अम्मा ने भेजा है? लाडली कहती है कि नहीं नहीं काकी, मेरी अम्मा ने नहीं भेजा, मैं अपने हिस्से का आपके लिए लेकर आई हूं। बूढ़ी काकी बड़ी खुश हो जाती है और जो पिटारे में वो पूड़िया भरकर आई है उसको खाती है और 5 ही मिनट में उसने सारी पुड़िया खत्म कर दी। बाद में बूढ़ी काकी कहती है कि मुझे और भी पुड़िया चाहिए, इससे मुझे संतोष नहीं हुआ, अम्मा से और भी पुड़िया ले आओ। और लाडली कहती है कि नहीं, अम्मा के पास जाऊंगी तो वो मुझे मारेगी, अम्मा को इस समय में जगाऊंगी तो वो मुझे मारेगी। लाडली उसके पास जाती नहीं है। बाद में बूढ़ी काकी, जैसे लेखक प्रेमचंद ने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है कि जैसे थोड़ी सी बारिश वातावरण में ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी प्रकार से ये थोड़ी सी जो पुड़िया थी वो काकी के पेट में भूख और इच्छा, क्षुधा का मतलब होता है भूख, उसके पेट की भूख और इच्छा इस थोड़ी सी पुड़ियों के कारण और भी ज्यादा बढ़ गई। उसको अब बड़ी इच्छा हो गई पुड़िया खाने की। इसीलिए बूढ़ी काकी ने लाडली से कहा कि मुझे वहां पर ले जाओ जहां पर मेहमानों ने खाना खाया था, जहां पर उसकी जूठी पतले पड़ी है। लाडली को कुछ समझ नहीं आता और लाडली तो बूढ़ी काकी के हाथ को पकड़कर वहां पर ले जाती है। वहां पर जाते ही बूढ़ी काकी ने जो कार्य किया है वो अद्भुत था। बूढ़ी काकी को पता है कि वो अयोग्य कार्य कर रही है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप को रोक न सकी। उसको खाने की इतनी, उसको अपनी स्वादेंद्रिय को तृप्त करने की, अपना वो पुड़िया खाने की इतनी इच्छा हो गई थी कि वो अपने आप को खुद को संभाल न सकी। और जो जहां पर मेहमानों ने खाना खाया था, जिस पतलों में मेहमानों ने खाना खाया था, उसकी जूठी पतलों में से जो टुकड़े पड़े थे उसको चुन चुन कर उठा कर बूढ़ी काकी खाने लगती है। और आगे का जो मुद्दा है, पुड़ियों के झूठे टुकड़े। बूढ़ी काकी जहां जिस पतलों में मेहमानों ने खाना खाया था उसमें से जो टुकड़े बचे थे, जो दही बचा था, जो कचौड़ियों के टुकड़े बचे थे, उसको उठा कर खाने लगती है और बखान करती है कि क्या स्वाद था, क्या दही था, क्या कचौड़ियां थी, वाह क्या पुड़िया है, क्या सब्जियां है, उसको चुन चुन कर खाने लगती है। और इसी बीच में रूपा की आंख खुल जाती है। वो अपने पास लाडली को नहीं पाती, इसलिए उसको चिंता होती है। आसपास देखती है, कहीं पर लाडली दिखाई नहीं देती और खड़ी होती है और लाडली को ढूंढने जाती है। तो सामने क्या देखती है, लाडली जहां पर जहां पर ये जूठी पतले पड़ी थी वहां पर लाडली खड़ी है और उसके पास नीचे बैठी बूढ़ी काकी ये झूठे पतलों में से वो टुकड़े, वो जो कुर्चन गिरी हुई थी, वो जो टुकड़े, जो झूठे पतलों में से जो टुकड़े बचे हुए थे, जो कचौड़ियां, पूड़ियां, ऐसे जो झूठा लोगों का, मेहमानों का जो झूठा बचा हुआ था, उसको उठा कर खा रही थी और बड़ी खुश हो रही थी। ये देखकर बड़ा दुख हुआ। पहले तो उसको बहुत ही दुख होता है, एकदम से वो व्यथित हो गई रूपा, अरे ये मैं क्या पाप कर रही हूं। और ये देखकर रूपा का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको अपना पाप दिखाई देता है। हे भगवान मुझे माफ करना, ऐसा वो बोलने लगती है, सोचने लगती है कि हे भगवान मैंने, मुझसे ये क्या गलती हो गई, मैंने ये क्या घोर पाप कर दिया है, ऐसा वो सोचने लगती है। उसने जो गलती की है उसका उसे अब पछतावा हो रहा है, उसका पश्चाताप हो रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो सन्न हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई। हे परमात्मा, हे भगवान मुझे माफ करना, ऐसा वो सोचने लगती है। और वो बूढ़ी काकी को वहां से उठाती है और कहती है कि रहने दीजिए, आप ये मत खाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, हे परमात्मा मुझे माफ कर दीजिए। और बूढ़ी काकी से विनती करती है कि आप भी परमात्मा से प्रार्थना करना कि मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को न भुगतनी पड़े। और बाद में रूपा भंडार में जाती है, जहां पर अनाज का संग्रह किया जाता है उस स्थान को बोलते हैं भंडार। रूपा भंडार में जाती है और बड़ी सी अच्छी सी थाली बनाकर वो बूढ़ी काकी के लिए ले आती है और बड़े प्यार से बूढ़ी काकी को खिलाती है। और बूढ़ी काकी इतना अच्छा खाना देखकर उस बूढ़ी काकी भी अपना जो अपमान हुआ था, जो बुद्धिराम ने, रूपा ने जो कुछ समय पहले उसका अपमान किया था, जिस प्रकार से बुद्धिराम और रूपा ने उसके साथ वर्तन किया था, वो सब भूल गई और अपने हृदय से अच्छे अच्छे आशीर्वाद रूपा को देने लगी। और यहां पर चैप्टर समाप्त
समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। मुझे पता है कि अभी इसके स्वाध्याय के प्रश्न हमें सोल्व करना बाकी है, लेकिन आप स्वाध्याय के क्वेश्चन को देख लेना और इस वीडियो को देख लेंगे तो लगभग सभी क्वेश्चन की बात, सभी क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में आ जाएगा। फिर भी आपकी सरलता के लिए, आपकी सुलभता के लिए मैं अलग से इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट बनाऊंगा। इसमें स्वाध्याय के और बोर्ड एग्जाम के जो पूछे गए और पूछे जाने वाले जो आईएमपी क्वेश्चंस है उसके आंसर के साथ मैं इसी चैप्टर के बारे में बात करूंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में। अभी यहां पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।